Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश पेडागोजी के अमेजिंग क्वेश्चंस। आपके कई नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कंफ्यूजन बनी रहती है और टेढ़े मेढ़े आंसर्स आपको कई जगह पे भी बता भी दिए जाते हैं, कई किताबों में भी आप देख लेते हैं। क्योंकि पेडागोजी है तो कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन उनको लोग एक्सप्लोर करना नहीं चाहते। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ों को, है ना। कुछ 30 क्वेश्चंस होंगे, बट क्वेश्चंस अगेन वही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और कई चीजों में क्या होगा, कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं आज जिनमें दोनों ऑप्शन सही हैं और सीटेट ने भी माने हैं, मतलब फ्री के नंबर दिए हैं आपको कि कोई भी आपका इन चारों में सही होगा तब भी आंसर एक नंबर सबको मिलेगा। तो इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम डील करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जाएंगे। आपने क्या पढ़ा है, किस किताब से, किस टीचर से, फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, और जो लॉजिक है, जो कंटेंट का लॉजिक है, चाहे वो एनसीएफ कहे चाहे वो फिर आप बाकी जगह पर देखें। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लाइक शेयर आप कीजिए और तब हम बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें। यस, बहुत बढ़िया। इसको शेयर करके बताओ 2-4 लोगों को कि सेशन हो चुका है शुरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 136, 30 क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। देखिए, आ टीचर ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 की शिक्षिका है, विशेज टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर। भाई भाषा का एक जटिल संरचना है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो सिखाना चाहती हैं, सिलेबस में गिवन है। तो उनको ये सिखाने के लिए करना क्या चाहिए ये बता दीजिए। पहला ऑप्शन कहता है आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द रूल्स, याद कर लेने चाहिए रूल्स। रूल याद करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, मेमोराइजेशन रोट लर्निंग में ही आएगा यहाँ पे। फिर है नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऐसे थोड़ी होता है कि मुश्किल चीजों को आप पढ़ाओगे ही नहीं, अगर सिलेबस में है तब तो पढ़ाएंगे। ठीक है बात। फिर है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। फिर से अगेन ये बिल्कुल वाहियात बात हुई, क्योंकि जब बात हो रही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जो कि सिलेबस में गिवन है, तब तो आप उसको सिखाओगे, ये थोड़ी कहोगे हम ग्रामर नहीं सिखाएंगे, है ना। तो आपके पास वैसे भी एक ही ऑप्शन बचता है कि यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक ग्रामर गेम आप अरेंज कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स होते हैं स्पेलिंग फिल करने को, इसको उसको, बहुत सारे तरह के गेम्स होते हैं आपके, लैंग्वेज गेम्स कहते हैं इनको हम, भाषा के खेल। तो आप एक ग्रामर गेम को उस ग्रामर गेम के थ्रू, व्याकरण के खेल के थ्रू क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो बच्चे को। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे आधारित होना चाहिए। आपका जो गेम है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे आधारित होना चाहिए। अभी जूम्ड इन है, देखो एक बार, क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियर हो गई ना बात। सर दर्द बहुत ही कम है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बट काफी एफर्ट लगा। शाम तो मैं टेंशन में आ गई थी, मैंने कहा एग्जाम आने वाला है और अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मामला खराब हो जाएगा। देखो एक बार 137 देखिए। एज पर नॉम चॉम्स्कीज थियरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी LAD का जो रोल है वो क्या है। अब ये भी कई किताबों में अलग अलग आंसर इसके भी दिए हुए हैं, बताइए एक बार। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, EVS हम कल करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, दिन बदल बदल के सब्जेक्ट करते रहेंगे। आज थोड़ा सर में दर्द था इसलिए नहीं किया। बताओ LAD किस चीज में हेल्प करेगा। सेकेंड लैंग्वेज जी नहीं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, सेकेंड हो फर्स्ट हो फर्क नहीं पड़ता, अगर छोटी एज में एक्वायर करा देगा आपको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो आपके ब्रेन में कहीं है, जो कि हाइपोथेटिकल है, सच में नहीं होता है, बट ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। और अगर होता होगा तो कहाँ होता होगा, लेफ्ट ब्रेन में होता होगा, क्योंकि यही लैंग्वेज का हिस्सा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, और राइट हेमिस्फेयर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज हो, लॉजिक हो, वो सब लेफ्ट हेमिस्फेयर में ही आएगा। कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो आपको एक्वायर कराने में मदद करता है, ठीक है, लैंग्वेज को, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय अडल्ट्स, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, ये इमिटेट नहीं है, नकल करना नहीं है, इसमें जनरेट ग्रामर रूल्स, क्योंकि क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रामर है, जैसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर है, जो आपको हेल्प करती है भाषा के नियमों को जनरेट करने में, उनको ऐसे के ऐसे ही एक्वायर कर लेने में। ठीक है, तो इसका आंसर C ऑप्शन होगा, ना कि कोई और। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, बताइए फटाफट से। चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। देखो कभी भी बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, जो उसकी मदर टंग है, वो हर्डल नहीं होती, वो क्या होती है, वो उसके लिए रिसोर्स होती है, संसाधन होती है, एसेट होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये तो आंसर नहीं होगा। It is difficult to teach English as they use their first language in every aspect and ignore English.
ये अगेन फिर से कैसी बात हो गई, जैसे मदर टंग को ही आपने टारगेट कर दिया हो, जबकि मदर टंग को आपको एक्सेप्ट करना होता है क्लासरूम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर नेक्स्ट ऑप्शन है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। याद करने पे, रटने पे फोकस होगा यदि आप सिर्फ लिस्ट दे रहे हैं तो। एक ही ऑप्शन बचा, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। बच्चा जो भी लेके आता है वो बेस्ट है, बस आपको उसी पे बिल्डिंग बनानी है, आधार वही है, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना है। तो बच्चे का जो अनुभव है ना, जो एक्सपीरियंस वो लेके आया अपनी कम्युनिटी से, अपनी भाषा से, वो एकदम तिजोरी की तरह है जिसको आपको यूज करना आना चाहिए एज अ टीचर। ये संसाधन है बच्चे की मदर टंग। क्लियर हो गई बात? तो डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। देखिए, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, यानी इस चीज की स्टडी के वर्ड्स कैसे, वर्ड्स जुड़ करके, वर्ड कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज कंबाइन होकर के क्लॉज बनाते हैं, क्लॉज कंबाइन करके सेंटेंसेस बनते हैं। मतलब वर्ड्स से बनते हैं फ्रेज, भाई दो वर्ड्स को जोड़ दिया एप्रोप्रिएट, फ्रेजेस को जोड़ करके क्लॉज बन गया, क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो सेंटेंस। ये जो स्टडी है इसको क्या कहेंगे आप, मतलब रूल्स कैसे बनते हैं, इस पे बात हो रही है। कमाल कर दिया है, कमाल नहीं कर दिया। सिंटैक्स कहलाएगा ये सिंटैक्स कहलाएगा, सिमेंटिक नहीं कहलाएगा। मीनिंग की स्टडी की बात नहीं हो रही है, रूल्स की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं कंबाइन कर करके। ये सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग हर बार पूछा गया है, चाहे लैंग्वेज 1 में आए चाहे लैंग्वेज 2 में आए। इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कितनी व्यंजन की ध्वनियां हैं। ये साउंड ध्यान से पढ़ लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। फोनीम भी कह सकते हो आप, फोनीम्स भी कह सकते हो। इंग्लिश में कितने फोनीम्स हैं और उन फोनीम्स में भी फोनीम्स या साउंड्स कितनी है, टोटल 44 हैं। अब इनमें कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है ये पूछा है, वॉवेल जो है उनके बारे में बात बाद में करेंगे। बताइए फटाफट कितनी कॉन्सोनेंट साउंड हैं, हम कहेंगे 24। टोटल जो साउंड है वो है 44, फोनीम्स जो हैं टोटल वो 44 हैं, जिसमें से 8 डिफ्थोंग्स हैं, बाकी मोनोफ्थोंग्स हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 24 है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स, 21 कॉन्सोनेंट का नंबर है, 21 AEIOU को छोड़ के बाकी 21 आपके लेटर्स बचते हैं। ये नंबर नहीं पूछा कॉन्सोनेंट का, पहली क्लास का पेपर नहीं दे रहे हैं आपके कॉन्सोनेंट पूछेगा कितने होते हैं, पूछा है कॉन्सोनेंट की साउंड कितनी होती है, ध्वनियां कितनी बनती हैं कॉन्सोनेंट से। तो 21 कॉन्सोनेंट 24 ध्वनियां प्रकट करते हैं और 5 वॉवेल मिलकर के 4 गुना साउंड बनाते हैं, यानी वॉवेल साउंड कितनी होती है 20। ठीक, 20 वॉवेल साउंड होती हैं। वॉवेल पूछता तो आप कहते 20 साउंड्स, वॉवेल साउंड्स पूछा है। ठीक है बात, संस्कृत तो नहीं करेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब इस पे बड़ा बवाल रहता है, ये मैं शायद आपको पहले भी समझा चुकी हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ में इंग्लिश भारत जैसे बहुभाषी देश में कैसी है। आज मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओह बढ़िया हरीश रावत, मतलब आर्मी स्कूल में या कहाँ समझी नहीं मैं। देखो एक बार फटाफट से बताओ भाई, ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर ये लाइन आ गई ना, इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, तब आप कहेंगे ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है बात, और नॉर्मली भी पूछ ले तब भी आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछ ले तब आप कहेंगे सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स and asks them to discuss and present their views on save environment। एक टीचर हैं जिन्होंने क्लास को बांटा है छोटे छोटे टुकड़ों में, 5-5 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में, सेव एनवायरमेंट पे अपने व्यू प्रेजेंट करने के लिए कि तुम क्या सोचते हो एनवायरमेंट को सेव करने के विषय में। ठीक है बात, स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। अब बच्चे फ्री हैं कि वो कैसे एनवायरमेंट के प्रति अपना कंसर्न दिखाएंगे। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग them as and when required। टीचर फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है जहां जरूरत होती है उनको। इस मेथड को, इस अप्रोच को आप क्या कहेंगे, फटाफट से बताइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, बच्चे एक्टिव हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, करके सीख रहे हैं, मीनिंग मेकिंग हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, मीनिंग मेकिंग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, बच्चे एक्टिव हैं यानी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नॉलेज की, फैसिलिटेट कर रहा है। देखो इसमें कीवर्ड्स हैं, फैसिलिटेटिंग, ठीक, बच्चे एक्टिव हैं ग्रुप्स में, मतलब
किसकी बात है? कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही आपका एनसीएफ आधारित है और एनसीएफ कहता है या कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर टीचर ऑफ क्लास 4th, कक्षा 4 का एक शिक्षक है, ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ मजेदार किताबें लेकर के वो आए हैं क्लासरूम में और बच्चों के बीच में बांट दिया है। देन शी सेड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दीज बुक्स फॉर प्लेजर, कि चलो आज मजे करते हैं और इन किताबों को, इन कहानियों को जो भी ये दी हुई हैं, इन इंटरेस्टिंग बुक्स को पढ़ते हैं। इस तरह की रीडिंग को आप क्या कहेंगे ये बताइए? प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? आंसर कीजिए। इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव होती है जब सीरियसली आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे होगे, क्लासरूम में स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हो। देखो, इंटेंसिव क्लासरूम में हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक्सटेंसिव क्लासरूम में बिल्कुल नहीं हो सकती। एक्सटेंसिव घर पे भी कर सकते हैं बच्चे, और अगर इस तरह की एक्टिविटी है कोई प्लेजर के लिए, देखो ये वर्ड देख रहे हो यहाँ, प्लेजर के लिए जो होती है रीडिंग, उसको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। मजे के लिए पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना, जरूरी नहीं है सिलेबस की किताबें हों ये, ठीक है। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव में आएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, सीरियसली आप कुछ स्पेसिफिक डिटेल के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, वो इंटेंसिव में आएगा। प्री रीडिंग होता है रीडिंग से पहले कुछ एक्टिविटी टीचर कराए। पोस्ट रीडिंग है रीडिंग के बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए। ठीक हो गई बात? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए एक बार। A 2.5-year-old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tells a story. एक 2.5 साल का बच्चा है, उसने क्या किया, अपने सिबलिंग की, कोई भी भाई बहन हो सकता है, उसके सगे बहन भाई को हम सिबलिंग कह रहे हैं, ठीक। एक बुक उठाई उसने और पिक्चर देख के स्टोरी बताने लग गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब चाहे तो उसने सुना हो, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे भाई को करते हुए देखा हो। इस बच्चे के जो गुण हैं वो कैसे हैं, इसको हम कहते हैं, एक टर्म है ऐसे बच्चे के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए जो कॉम्प्रीहेंशन जिसका अच्छा हो, जल्दी से समझ जाता हो चीजों को, है ना। एमर्जेंट रीडर कहेंगे इसको, क्योंकि रीडिंग की ही बात की ना। पिक्चर देख करके उसने आइडिया लगाया है स्टोरी का, रीडिंग का, तो इसको एमर्जेंट रीडर कहते हैं। ये क्या है? अगर यहां पे बात होती लिखने से संबंधित तो एमर्जेंट राइटर हो जाता, ठीक, कि प्रभावी है, आगे आने में अच्छा होगा इस चीज में, रीडिंग में। अ टीचर ऑफ क्लास 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने पाया कि जब ओरली वो एक्सप्लेन करती हैं चीजों को तो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। जैसे आप लोग में से कई लोग आते हैं और कहते हैं कि जब आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, वैसे दिक्कत होती है पेडागोजी को करने में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चों की लर्निंग स्टाइल है, जो ओरली, जो मौखिक रूप से उनको बोल करके एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो जल्दी से समझ आता है। तो बच्चों की लर्निंग स्टाइल किस तरह की होगी ये हमसे पूछा है, फटाफट से आंसर करो। तो ये लर्निंग स्टाइल होगी बच्चों की, देखो देखने की बात नहीं हुई है, सुन करके सीख रहे हैं वो। ओरली आप सुन करके ही तो सिखाओगे मौखिक रूप से, तो यानी वो श्रवण अधिगम करता है, ऑडिटरी लर्नर है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओरली जब आप बोल रहे हो तो वो सुनेंगे तो कानों से ही ना, तो ऑडिटरी बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। एक टीचर ने कहा है बच्चों को कि रीड करो इंफॉर्मेशन को, और जो इसका लिटरल, एक मीनिंग होता है जो एज इट इज होता है, एक होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जो संदर्भ में बात कही गई है उसको समझो और तब जाकर के अपनी भाषा में बताओ क्या कहानी है। इस सब स्किल को, रीडिंग की सब स्किल्स होती हैं कुछ, इस सब स्किल को आप क्या कहेंगे बताइए? रीडिंग की ये जो सब स्किल है इसको आप क्या कहेंगे? अब इसमें से अगर आप चाहें तो मैं 2 ऑप्शन, बिल्कुल 2 तो नहीं, एक ही हटा पाऊंगी। पैराफ्रेजिंग जो है राइटिंग में होती है, अपने शब्दों में कहना, है ना। क्या होगा ये? प्रिडिक्टिंग होता है जब आप अनुमान लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा स्टोरी में, लेकिन यहाँ लिटरल लेवल के बियॉन्ड अपनी बात को अपने तरीके से, अपने अनुमान को लगा करके बताना है, तो ये इन्फरिंग कहलाता है। समराइजिंग में क्या होता है? आपने कम शब्दों में बता दिया जो हुआ था, लिटरली भी हो सकता है, लेकिन इन्फरिंग में आप अपना इंटरप्रिटेशन बताएंगे कि मैंने कोई मूवी देखी तो मुझे क्या समझ आया, मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या हो सकता था, है ना। जब मैंने कौन सी एक मूवी थी वो डरावनी जो आई थी स्त्री करके, उसका अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे ऐसे सटायर मारे हुए हैं जो फीमेल्स के ऊपर, के मतलब कैसे हम विमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं दर्शा रही है, अगर आप देख पाए तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन हुआ, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग हंसी मजाक में और डर और भय के माध्यम से, तो सबका एक जो वो इन्फेरिंग हुआ। अगर मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में स्टोरी बता दी तो समराइजिंग कहलाएगी, लेकिन मैंने जब अपना इंटरप्रिटेशन बताया कि मुझे क्या समझ आया, वो इन्फेरिंग हो गया, ठीक है बात। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, भाई कहानियां सुनना और कहानियां बताना, बोलना,
किस चीज में महत्वपूर्ण है? टीचर को हेल्प करता है या मतलब बच्चों को हेल्प करता है और सीखने में और सिखाने में नए वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स बहुत सारे सीखते हैं बच्चे, लैंग्वेज को एज अ होल देख पाते हैं, या क्लासरूम में डिसिप्लिन? देखो, डिसिप्लिन मेंटेन कराने का कोई भी एक उद्देश्य नहीं होता, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस होता है, लर्निंग होनी चाहिए। आप लैंग्वेज एज अ होल, स्टोरी के माध्यम से लैंग्वेज को एज अ होल प्रेजेंट किया जाता है, हो एज अ होल स्टोरी प्रेजेंट करती है लैंग्वेज को। कैसे? स्टोरी जब आप सुन रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, आपका लिसनिंग स्किल पे भी ध्यान है, आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़ भी रहे हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन, है ना? बच्चे की रीजनिंग, तर्क भी अच्छा होगा इससे, एक एक क्या कहें, रोल प्लेइंग से लेकर के लिसनिंग स्पीकिंग सब बेहतर होता है, तो एज अ होल आपकी लैंग्वेज बेहतर होती है स्टोरी से। ये बात हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। अभी तो इसके बाद वाला सेट भी बहुत प्यारा सेट है, क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे पेपर में। आज वाला मैं रिकमेंड करूंगी कि ये सेशन आप मिस ना करें इंग्लिश पेडागोजी का। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर आपने कहानी सुनी होगी, ईमानदार लकड़हारा की, कि वो कुल्हाड़ी निकालते हैं, 3 तरह की कुल्हाड़ी होती हैं, और फिर वो उसको कौन सी मिल जाती है, गोल्ड वाली मिल जाती है आई थिंक, क्योंकि उसकी जो थी वो आयरन वाली थी, लोहे वाली, बचपन में पढ़ी होगी आपने जरूर। तो ये जो ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी है, इसको कराने से पहले क्या किया गया है, एक डिस्कशन शुरू कर दिया क्लासरूम में शिक्षक ने। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव दिस एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी करा के डिस्कशन शुरू कर दिया, मान लो ऑनेस्टी पे, कि बताओ ऑनेस्टी सही है कि नहीं है, ऑनेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह का डिस्कशन कहानी के शुरू होने से पहले, पढ़ाने से पहले। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा करके टीचर क्या अचीव करना चाहती हैं? बच्चों की अटेंशन को एक्टिवेट करना चाहती हैं, मे बी। बच्चों की स्किल को, कौन सी स्किल, कुछ बताया तो है नहीं। फिर है एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, ये तो सुंदर लग रही है बात। असेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज। देखो, एज अ टीचर आपको वैसे सोचना है जैसे सोचना चाहिए। अब एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कहोगे तो आप कहोगे सारे ही सही है, लेकिन जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आपको अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है। ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को आप कनेक्ट करते हैं, और इसको दूसरी भाषा में कहूं अगर इंग्लिश की, तो प्री रीडिंग टास्क कहते हैं, या प्री रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, कि पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटी हुई जिससे बच्चे एक्टिव भी हो गए और उनकी प्रीवियस नॉलेज यानी ओल्ड नॉलेज का पता भी लग गया। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। आप पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं बच्चे को। पोस्ट रीडिंग, यदि यही डिस्कशन कहानी के बाद होता तो पोस्ट रीडिंग हो जाता, कहानी के दौरान कोई डिस्कशन होता तो ड्यूरिंग रीडिंग हो जाता। 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और ड्यूरिंग रीडिंग। अगर मैं बात करूं यहां, भाई अगर कहानी पढ़ाने से पहले जैसे यहां पे डिस्कशन हुआ, कहानी पढ़ाने से पहले कोई एक डिस्कशन करा दिया तो ये हुआ प्री रीडिंग टास्क, ये चैप्टर से पहले होगा, रीडिंग से पहले होगा। अगर कहानी के दौरान कोई डिस्कशन होगा तो वो ड्यूरिंग रीडिंग होगा, ठीक है। और अगर कहानी के बाद होगा तो पोस्ट रीडिंग होगा, पोस्ट रीडिंग, क्योंकि रीडिंग हो चुकी है। प्री और पोस्ट तो सब जानते हैं ना, पोस्ट पेड प्रीपेड चलता था पहले, अभी भी चलता होगा। मेरा तो एक नंबर ही बंद पड़ा है, याद आया, वो लेट्स लर्न वाला नंबर पोस्ट पेड ही है वैसे तो, खैर। तो ये पोस्ट वाली जो कहानी है, पोस्ट का मतलब है बाद में, आप पहले यूज कर सकते हैं, पैसे बाद में भर सकते हैं, मतलब रीडिंग हो चुकी है उसके बाद। प्री का मतलब ये पहले, प्रीपेड मैं और आप यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ड्यूरिंग का मतलब जब चल रहा हो, कि ड्यूरिंग आप उसको कह सकते हैं, वो जो पीसीओज नहीं होते थे पुराने जमाने में, पुराने मतलब अब से 10-15 साल पहले, एसटीडी फोन, कि आप सिक्का डालो और तब बात करोगे, वो ड्यूरिंग है, ठीक। याद रखने के लिए बता रही हूँ, बाकी कोई इसका उद्देश्य नहीं है, औचित्य नहीं है कोई और। क्वेश्चन नंबर 149 बताओ। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। भाई टीचर ने देखा कि बच्चा जो है इसको 4 भाषाएं आती हैं। 2014 का सीडीपी का पेपर आज दिन में मैंने कराया है, पेपर 1, कल मैं कराऊंगी पेपर 2। परेशान मत हो, बहुत नॉर्मल पेपर है, पता नहीं किसने हवा बना दी है कि वो मुश्किल पेपर है ना। खैर, ये बात हो रही है यहां कि टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस, बच्चे को आते हैं 4 भाषाएं बट उसको इंग्लिश नहीं आती। अब इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है भाई, इंग्लिश उसको उसके एनवायरमेंट में नहीं होगी तो नहीं आती। अब इस बच्चे को जिसको 4 भाषाएं आती हैं, आप क्या कहोगे, लिंग्विस्ट कहोगे, भाषाविद थोड़ी है, उसको तो भाषा बोलना आता है 4। भाषाविद तो वो है ना जो स्टडी करे लैंग्वेज की, जैसे कि नॉम चॉम्स्की, है ना। बाकी देखो ऑप्शन एक बार आंसर करो, मैं एक आध कमेंट पढ़ लूं इतना आपका। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, ये हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की पीडीएफ हिंदी में कैसे दे दूं ये बता दो बस। विकास चौधरी कह रहे हैं यू आर अ ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड। धन्यवाद विकास, मुझे पसंद है ये काम। अब बाकी तो ये तो आप डिसाइड करेंगे कि मैं अच्छा कराती हूँ कि बुरा।
दिव्या कह रही है प्लीज टेक रेस्ट, जितना हमको पढ़ा दिया है उतना कोई नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए जितना हो सके ठीक आप फिट रहोगे। दिव्या ठीक है, अभी तबीयत, आई एम फीलिंग ग्रेट यार, मुझे मतलब बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना। वो दिन में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक लग रहा है। देखो एक बार, आंसर होगा इसका मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी है, एक से दो से ज्यादा ही भाषा बोलती है, बहुभाषी है, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलती है, ठीक। मोनोलिंगुअल हुआ जिसको सिंगल लैंग्वेज आती हो, ठीक। बाइलिंगुअल जिसको दो भाषाएं आती हो, मल्टीलिंगुअल जिसको कई भाषाएं आती हो, या पॉलीग्लॉट भी बोल देते हैं आई थिंक इसको, जैसे मल्टीपल भाषाएं 5 से अधिक आती हो तो। आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 वाइल रीडिंग अ चैप्टर, फोकस किया करो, कक्षा 5 का बच्चा, पहली हिंट तो ये, पढ़ रहा है क्या, एक चैप्टर को, कुछ डिफिकल्टी उसको आती है और कुछ अनफैमिलियर वर्ड्स उसके सामने आते हैं, अनफैमिलियर मतलब अपरिचित, उसने उन वर्ड्स को नहीं पढ़ा था पहले, ठीक। एंड इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ही शुड, उसको मीनिंग नहीं पता लग पा रहा उन वर्ड्स का, क्या करना चाहिए उसको, टीचर को पूछे, हर वर्ड पे टीचर को पूछे। लाइक शेयर कर दिया करो यार, कहां दबा के बैठे रहते हो लाइक्स को। इग्नोर और स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग, इग्नोर कर देना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। या फिर गैस द मीनिंग इन कंटेंट, कंटेंट नहीं है, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक पेपर में हो जाती है कभी कभी, ये कॉन्टेक्स्ट होगा, गलतियां सबसे होती हैं पेपर में भी, 1 2 सवाल 4 सवाल 6 सवाल मतलब गलत आते हैं, हर साल होता है ये। देखो एक बार, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या तो आंसर गलत दे दिया। आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, सबसे बेहतर है कि बच्चा मीनिंग गैस करे कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। जब आपने हिंदी से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तो कुछ दिन आपको समस्या होती होगी, ठीक है, कुछ शब्दों के मीनिंग आपको नहीं पता होते होंगे, लेकिन आप उस लाइन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल लेते होंगे, और यही तरीका होना चाहिए कि बच्चे, क्योंकि हर वर्ड के लिए टीचर को पूछेगा जरूरी नहीं है, हर वर्ड के लिए डिक्शनरी उठाएगा जरूरी नहीं है, बेहतर है कि वो कॉन्टेक्स्ट में गैस कर ले और धीरे धीरे कुछ वर्ड से वो फैमिलियर हो जाएगा, तब उसको पता लगने लग जाएगा, ठीक। तो रीडिंग का ये तरीका बेस्ट रहेगा। अब हम चलेंगे एक और सेट पे जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सीटेट ने अलग ही तरीके से माना है। देखो क्वेश्चन देखिए 106, आ हिंदी स्पीकिंग टीचर, एक हिंदी बोलने वाली शिक्षिका या शिक्षक, गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय में उनका हो गया ट्रांसफर, स्थानांतरण, विच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब। हिंदी आती है, मान लीजिए मैं और आप में से बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है, पंजाबी हमें थोड़ी बहुत आती होगी, मे बी नहीं भी आती होगी, करेंगे मीटअप लखनऊ में भी, है ना। सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज, अब उसको क्या है, लोकल लैंग्वेज नहीं पता उस एरिया की जहां पे उसका ट्रांसफर हुआ है, शिक्षक का या शिक्षिका का, क्या करना चाहिए उसको, शिक्षक ही है जी, ही है ना, बताओ। अप्लाई करना चाहिए ट्रांसफर के लिए। अब आप अगर टीचिंग में हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो पता तो होगा ही कि ट्रांसफर होते हैं, या फिर तो आप अपनी ड्यूटी से नहीं भागेंगे। मोटिवेट द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को कहोगे कि तुम सीख लो भाषा, आपसे नहीं सीखा जाएगा, इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने को कहोगे, जी नहीं। आप क्या करेंगे, बच्चे की भाषा को एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे, 2 4 शब्द या जितना आप सीख सकते हैं उतना आप अपने लेवल पे एफर्ट करते हैं एज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, while designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on। वर्किंग एक्टिविटी, कोई एक एक्टिविटी प्लान की गई है, डिजाइन कर रहे हैं टीचर, किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बताओ एक बार। पहला ऑप्शन है चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स से कोई भी एक टॉपिक चूज करने को आप दे सकते हो बच्चे को, या फिर हाँ सीटेट के बाद रीट और यूपी टेट पे फोकस रहेगा, टेंशन मत लो, केवीएस को भी ध्यान में रखेंगे। गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क, क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे टास्क के लिए, नेसेसरी वोकैबुलरी दे देंगे, या ऑथेंटिक राइटिंग टास्क। सबसे बेहतर है आप बच्चे को वो टॉपिक चूज करने दो जो उसकी सराउंडिंग में है, जिससे वो जुड़ पाए, जिसपे वो एक्टिवली उस टास्क को कर पाए, जिसके बारे में उसको पता हो। क्वेश्चन नंबर 108, सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, कुछ बच्चों को इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता क्लासरूम के बाहर, मतलब उनके घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। देखिए एक बार, सो द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज इसेंशियल, तो टीचर का परिपक्व होना स्पोकन लैंग्वेज में जरूरी है। यदि उनके घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती तो टीचर को अच्छे से आनी चाहिए, रीजन बताओ। पहला ऑप्शन है द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स, टीचर क्या है, ग्रामर की प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दे पाएगा, स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही थी यहाँ। टीचर कैन एडिट द एरर्स, ये तो अगर बोलनी नहीं आती होगी, ग्रामर आती होगी तब भी कर पाएगा एडिट तो। द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड process the new language before they actually communicate in it,
ये बात सही है, बच्चों को मौका मिल पाएगा यदि टीचर को इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश को सुनने का, जिससे मतलब कम्युनिकेशन वे वो बेशक बाद में सीखें बच्चे, लेकिन जब टीचर प्रयोग करेगा इंग्लिश का क्लास में तो बच्चों को सुनने को मिलेगी इंग्लिश, क्योंकि घर पे नहीं मिल रही थी। इसलिए टीचर का प्रोफिशिएंट होना जरूरी है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं, उनको सुनने को मिलेगी, उनको यूज करने को मिलेगी क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक टास्क, कौन सी एक प्रैक्टिस सही है, बताइए। तुक्का मत मारो यार। देखो एक बार, कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। कोरस में क्या होता है, ग्रुप में बिठा करके पढ़ना। कोरस रेसिटेशन, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज, या फिर प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स। क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज, यानी मौखिक भाषा अच्छी हो। कोरस रीडिंग हो सकता है, रेसिटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, नहीं नहीं नहीं, याद करके। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी ऑफ देयर फेवरेट सीन, क्या कहोगे। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी ऑफ देयर फेवरेट सीन्स। ठीक है, उनको मौका मिलेगा अभिव्यक्त करने का खुद को। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम पे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। रचनावाद यानी बच्चा एक्टिव है, करके सीखता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, सबसे बेहतर होगा। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बच्चे की हैंडराइटिंग की, स्पेलिंग एरर्स को तुरंत करेक्ट कर दो, या फिर लैंग्वेज का सिलेबस कंप्लीट कर दो। ये तो कभी भी उद्देश्य नहीं होता। सबसे बेहतर बात है जहां बच्चा एक्टिव है, पीयर ग्रुप में, पीयर इंटरेक्शन में, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, एक्टिविटी करके सीखता है बच्चा। बेस्ट ऑप्शन यही है हमारा। ठीक है बात, ए ऑप्शन इज बेस्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सा एक मेथड बेस्ट रहेगा आपके अनुसार एक भाषा के शिक्षक होने के रूप में, बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा क्वेश्चन है। माइक में प्रॉब्लम है, इस माइक ने आप सभी को दुखी किया हुआ है और मुझे भी। कल शायद ये चेंज हो जाएगा। मेरी बात तो लगातार मैं टच में हूँ टीम के, देखो कल जहां तक चेंज हो जाएगा। एक्चुअली एक दूसरा माइक था मेरे पास, वो मैंने एक अंकल को दे दिया था, पापा के साथ, उनके एक फ्रेंड थे, उनको चाहिए था। अभी मुझे मंगाना ही पड़ेगा, पता नहीं। देखो, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, ये बात बिल्कुल सही है। फंक्शनल अप्रोच, यदि ग्रामर रूल्स को अवॉइड करना, याद रखना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सबसे बेहतर यहां पर टीचिंग ऑफ ग्रामर के लिए फंक्शनल अप्रोच। ग्रामर को पढ़ाने के 2 तरीके बेस्ट हैं। 2 वर्ड्स आप याद रखिएगा जब भी बात ग्रामर की आएगी। पहला शब्द होगा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, और दूसरी चीज है फंक्शनल ग्रामर के प्रयोग, यूज करके। दोनों ही चीजों का मतलब है यूज कराओ बच्चे को, और फिर वो अपने आप लैंग्वेज के रूल्स को सीख जाएगा। तो फंक्शनल अप्रोच मतलब जहां यूज करने को मिले उसको भाषा। आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, यानी किताब के बारे में कौन सी एक बात सही है, पुस्तक के बारे में कौन सी एक बात सही है। पहला ऑप्शन है इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, नहीं। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम, ये बात भी सही है। ओनली सोर्स नहीं है, अगर ये ओनली ना लिखा होता तब ये आंसर सही हो जाता। वन ऑफ द सोर्स है, कई सोर्सेज में से एक सोर्स है, फाइनल नहीं है, सब कुछ नहीं है। यही इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज, किताब में थोड़ी होती है सारी प्लानिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज की, करिकुलम में होती है। तो एक ही बात सही है जिसको हम कहेंगे सी ऑप्शन। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव, सारे उद्देश्य लिखे होते हैं कि भाई ये इस साल का बच्चा, इस क्लास का बच्चा, उसको ये चीजें आनी चाहिए। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में टेक्स्ट बुक का एक रोल होता है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे भी बच्चे भाषा सीखेंगे। तो ये एक बात हुई जो कि सही होगी, 112 का तीसरा हो गया। अब चलते हैं 113 पर। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप जानते हैं, निदानात्मक परीक्षण जिससे गैप्स का पता लगता है बच्चों के। बताइए क्या एक पर्पस होना चाहिए भाषा को सीखने में डायग्नोस्टिक टेस्ट का। डायग्नोस करने का मतलब ही है कारण पता लगाना, फीडबैक मिल सके पेरेंट टीचर मीटिंग में, प्रोग्रेस रिपोर्ट फिल हो सके प्रोग्रेस रिपोर्ट में, या प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर सबमिटिव। ये तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया। डायग्नोस्टिक जहां मिले सोच लो, गैप ढूंढ लो ऑप्शन में। नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग,
और जब आपको गैप पता चल जाए तो डायग्नोस्टिक के बाद क्या करोगे, फटाफट से आंसर करो। डायग्नोस्टिक के बाद क्या करोगे जब आपको गैप पता लग जाएगा? रेमेडी दोगे, उपचार दोगे, कारण पता करके। डायग्नोस्टिक लैब में आपने टेस्ट कराया, पता लग गया आपको, इसी तरीके से शिक्षक ने टेस्ट लिया, पता लगा गैप कहाँ है, कमियां कहाँ हैं, फिर आप दोबारा से पढ़ाओगे या नए तरीके से पढ़ाओगे, रेमेडियल टीचिंग दोगे, जहां जरूरत होगी उसको ठीक करोगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग होती है, फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताओ एक बार तुक्के मारो इसमें। तो द पर्पज ऑफ, क्यों बोल रही हूं अभी बताऊंगी। द पर्पज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज इज, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अगर मैं बात करूं भाषा को सिखाने में, सीसीई आप जानते हैं सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया एक इवैल्यूएशन का सिस्टम है कि आप बच्चे को जांच पाएं, पता कर पाएं कि वो कैसे सीखता है और उसको लगभग हर पक्ष में जांच पाएं, ऐसा सीसीई कहता है। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट में नहीं, उसके बाकी स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्षों को जांच पाएं। बताइए आंसर। सब अपनी अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं। एक्चुअली देखो एक बार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे तो फोकस नहीं होगा। टू गिव रेगुलर टेस्ट, टेस्ट देना भी कोई मेन उद्देश्य नहीं है। उनके लर्निंग गैप्स यानी अधिगम में जो कमी रह गई है उसको जान पाओ, और बच्चे ने किस लेवल तक कॉम्पिटेंसीज अचीव कर ली हैं ये आप जान पाओ। अब आप में से जो लोग बी और डी आंसर दे रहे हैं, ये दोनों ही आंसर सही हैं, इसका कोई एक आंसर नहीं है। सीटेट ने इस वाले क्वेश्चन में जिन्होंने ये मार्क किया होगा, जिन्होंने चारों में से कोई भी मार्क किया होगा, एक नंबर सबको मिला है। अगर आप आंसर की उठा करके देखेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी। अब जो लोग सिर्फ आंख बंद करके पढ़ाते हैं उनको नहीं लगेगी। 9 लिखा हुआ मिलेगा आपको आंसर की में। 9 का मतलब ही होता है सबको नंबर मिला है इस क्वेश्चन का। उसका रीजन यही है कि इसमें जो बात है ये भी सही है कि गैप्स का भी पता लगे, और दूसरा बच्चे ने किस लेवल तक अचीव कर लिया ये भी, क्योंकि एफए और एसए दोनों चीजें हैं। ईवीएस की क्लास कल करेंगे, टेंशन ना लो आज, ठीक है। तो असेस देयर लर्निंग गैप्स और कॉम्पिटेंसीज, दोनों ही बातें सही है। तो ये एक सिंपल सी बात है, ऐसा दोबारा आपके साथ शायद नहीं होगा। फिर जो भी हो, जिन्होंने जो भी जिसको बेस्ट लगा होगा वो लगा दिया होगा, अब क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ स्पेशल क्लासेस में भी और वैसे भी ये क्वेश्चन। अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? भारत में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की एक क्या कहें पोजीशन है इंग्लिश की, संविधान के अनुसार, एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी? हिंदी है। क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी है। राजभाषा जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है। तो ओला के तहत एओएल है इंग्लिश, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ओला के तहत, ओला वो वाली कैब नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ये इसी के तहत तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसी एक्ट के तहत इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज की सहभागी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसको गलती से भी ये वाला आंसर मत कर दीजिएगा। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कोई नहीं है, लैंग्वेज एक्ट एक ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसी में ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात हुई है और एसोसिएट ऑफिशियल की भी। तो गलती से भी गलत मत कर देना इसको, ठीक है। ये सब तो अलग है, 3 लैंग्वेज फॉर्मुला इज डिफरेंट, ये तो कोठारी कमीशन ने दिया था। एनसीएफ इज डिफरेंट, एनसीएफ के अकॉर्डिंग ग्लोबल भी है और सेकंड भी है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, आवर टीचर इज एप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज, दो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम, द टीचर इज यूजिंग डैश अप्रोच इन हर क्लास। भाई टीचर ने एप्रिशिएट किया है, टीचर ने एप्रिशिएट किया है बच्चे को कि उसने ओवरऑल लैंग्वेज का जैसे प्रयोग किया है। मान लो कोई कहानी सुनाते हुए, कोई अपनी बात को कहते हुए, हालांकि कुछ शब्दों को उसने गलत प्रोनाउंस कर दिया, उच्चारण उसका गलत था। ये जो टीचर है वो कौन सी अप्रोच अपनाई है इन्होंने, ये मुझे आप बता दीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जैसा तो यहां कुछ है ही नहीं कि स्ट्रक्चर पे फोकस किया हो, है ना। कौन सी अप्रोच होगी? कायदे में ये कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए था, लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच में भी यही होता है, होल लैंग्वेज में भी यही होता है। तो आंसर कोई भी लगा दो आप, सारे ही सही होंगे। इसका भी सब सीटेट ने आंसर दिया है 9, मतलब इसमें फ्री का नंबर मिला है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन सही थे, ठीक है। तो कोई भी आप इनमें से लगा लो, कम्युनिकेटिव में भी यही होता है, होल में भी यही होता है, और ये दोनों ही मिलकर के कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर बी या डी होना चाहिए था कायदे में, बी या डी में से कोई एक, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। तो आपको 2-3 क्वेश्चन आज मैंने बताए जिनको सीटेट ने दोनों ही, क्योंकि पेडागोजी है, ऐसा होता है बहुत बार, कई बार सीटेट कंसीडर कर लेता है, कई बार नहीं करता है, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं।
विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत के डलने पर कौन सी अप्रोच फोकस करेगी, ये बताइए। कॉग्निटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक या एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक होता है हर चीज का मिक्सचर, मिक्स कर दो 2-3 अप्रोच को, एक्लेक्टिक बन जाएगी। कॉग्निटिव अप्रोच सिर्फ संज्ञान पे, थिंकिंग स्किल्स पे फोकस करेगी। कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज के यूज पर फोकस करेगी नेचुरल तरीके से। लेकिन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हैबिट पे फोकस करती है। बिहेवियरिज्म हैबिट की ही बात करता है। कुत्ते के सामने क्या आएगी? हड्डी, और घंटी बजेगी, हड्डी आएगी, घंटी बजेगी, खाना मिलेगा, आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी आदत पे जोर डालते हैं, चाहे वो स्किनर हो, चाहे वो बाकी लोग हो, थॉर्नडाइक हो, पैवलव हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी बात है जो आप याद रख लो। इसके लिए आपको पूरा बिहेवियरिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है सीटेट में। कभी आप पता चले पैवलव की थियरी पढ़ रहे हो 1 घंटे तक, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कौन सी एक चीज बुद्धि से जुड़ी हुई है भाषा में, मतलब भाषा से संबंधित कौन सी बुद्धि होगी। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थियरी है, और यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है गार्डनर की थियरी से। तभी मैं कहती हूँ सीडीपी को अच्छे से कर लो, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी दिक्कत हो जाएगी। मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 प्रकार की बुद्धियां हैं, चाहे आपको कोई 13 कहे, चाहे 12 कहे, चाहे 11 कहे, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 को फॉलो करते हैं। गार्डनर ने भाषा के बारे में जो बात की है वो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, यानी भाषा पे पकड़। ठीक, फ्लुएंसी तो सिर्फ बोलने से संबंधित हुई, वोकैबुलरी जैसा कुछ था नहीं। विजुअल स्पेशल होता है आपकी स्पेस को लेकर के समझ। क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बैनिशिंग मदर टंग, यानी बिल्कुल हटा दिया आपने मदर टंग की, कोई महत्व नहीं छोड़ा आपने। इन द क्लासरूम, कक्षा में, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड, किस एक मेथड की ये विशेषता है कि वो कक्षा में मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होने देता। ये आपको याद होना ही चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। डायरेक्ट का मतलब ये टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा के माध्यम से ही आप दूसरी भाषा को या इंग्लिश को सिखाते हैं। मदर टंग का प्रयोग वर्जित है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। हिंदी बोलने पे 5 रुपए फाइन लगेगा। क्या प्रयोग कर रहे हैं वो? डायरेक्ट मेथड प्रयोग कर रहे हैं, कि मतलब जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं डायरेक्टली उसी का यूज करेंगे। मदर टंग में ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है। मदर टंग का भरपूर उपयोग ग्रामर ट्रांसलेशन में होता है। यहां सिर्फ टारगेट लैंग्वेज चलेगी, लक्ष्य भाषा चलेगी, जिसको आप सिखाना चाहते हैं। मदर टंग अलाउड नहीं होती। ठीक, इकरा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 120। डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी एक चीज जो है मीनिंग के साथ, भाषा में अर्थ के साथ जुड़ी हुई कौन सी एक यूनिट है, कौन सी एक चीज अर्थ से संबंधित है? सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कोलोकेशन या कोलोकियल? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। इंग्लिश वाले कम लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है 1-आध हजार लोग कम हो जाते हैं जब इंग्लिश का सेशन चलता है, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी मुझे लगता है कई लोगों ने संस्कृत ली हुई है, ऐसा मैं देख रही हूँ, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ। इसका आंसर करो, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है ये, लगभग हर बार आता है, लगभग किसी ना किसी फॉर्म में। सिंटैक्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, सिमेंटिक्स, ये खूब पूछे जाते हैं। कोलोकियल, कोलोकेशन भी आजकल खूब पूछ रहे हैं। मैं 1 मिनट कमेंट पढ़ लूं। सकीना कह रही है, यू आर माई रोल मॉडल, सीरियसली वेरी हेल्पफुल लेक्चर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट हेल्प, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सकीना, आप पेपर क्लियर करें सभी मिलकर के, तभी मेहनत सफल होगी। डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग, अर्थ से संबंधित है। अर्थ की अगर बात हो गई ना, तो बात होगी सीधे सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक किससे संबंधित है? अर्थ से। वाक्य विन्यास नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, अर्थ विन्यास या समथिंग लाइक दैट, है ना हिंदी में। सिमेंटिक्स मीनिंग से संबंधित है। सिमेंटिक्स, एक क्वेश्चन आता है, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, वो सिमेंटिकली गलत है, क्योंकि उसका सेंस सही नहीं है। जैसे हम भारतवर्ष में बोल देते हैं किसी की मृत्यु होती है कि फलाने के दादा एक्सपायर हो गए, वो एक्सपायर होना सिमेंटिकली गलत है, क्योंकि इंसान एक्सपायर थोड़ी होता है। एक्सपायरी डेट लेके आए थे क्या दादा? नहीं, दवाइयों की होती है एक्सपायरी डेट, इंसान की थोड़ी होती है। तो कायदे में पास रवे या कुछ भी एक वर्ड यूज हो सकता था, बट हम सिमेंटिकली गलत यूज कर रहे हैं। तो अर्थ के रूप से गलत है, स्ट्रक्चर सही है। भाषा का सब्जेक्ट कहाँ आना था, वर्ब कहाँ आनी थी, ऑब्जेक्ट कहाँ आना था, सब सही है। अगर स्ट्रक्चर की बात होती या रूल्स की बात होती तो हम सिंटैक्स कहते,
और अगर बात जैसे हमने अभी बात की थी वर्ड्स को कंबाइन करके क्लॉज बनते हैं, क्लॉज को कंबाइन वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेज बनते हैं, फ्रेज को कंबाइन करके क्लॉज बनते हैं, क्लॉज को कंबाइन करके सेंटेंस बनते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश सीटेट के लिए ग्रामर पे लगे पड़े हैं, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे वो इंग्लिश का हो, वो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि व्याकरण पढ़ने की जरूरत है, वो भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगले 10-20 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं, उसमें अगर आप व्याकरण पढ़ने बैठ के देखो एक बार, अभी चला होगा, अभी है नेटवर्क मेरे ख्याल में। देखो फटाफट से इसको समझते हैं, देखिए फटाफट से। अगर मैं बात करूं तो आपको फोकस करना है ग्रामर पे, ठीक है। कोलोकियल कोलोकेशन होता है दो वर्ड्स को जोड़ के एक शब्द बना दिया आपने। जैसे आप कहते हैं हाई फीवर, ये नहीं कहते टॉल फीवर, हाई फीवर, ये एक टर्म है, दोनों साथ में जोड़ के कोलोकेट हो गए। मतलब को का मतलब ये जोड़ना, तो ये जो जोड़ करके जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको टेक अवे कहा जाता है आजकल। जैसे पैक कराने को टेक अवे कहते हैं ना, खाना आप लेने गए वो कहेंगे टेक अवे कर दें, मतलब कोलोकेशन है ये, ठीक। कोलोकियल होती है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कहते हैं हर बात पे यार, है ना, ये क्या है, बातचीत की भाषा हो गई, कोलोकियल हो गई, ठीक। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने अचीव किए ये आप मुझे पहले बता दीजिए। और आज के क्वेश्चंस आपके आसपास जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो उसको चिल्ला चिल्ला के उसको जबरदस्ती समझा दीजिएगा। यहां से कई नंबर आपके बनेंगे इंग्लिश पेडागोजी में, बाकी आपकी इच्छा है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और 29 बहुत बढ़िया, 29 सही है। एक मिनट रुको, इतनी सी बात है, ठीक। चलो फिर, बहुत मजा आया। आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए ईवीएस नहीं कराया है, कल मैं ईवीएस ही कराऊंगी, और हो सकता है 2 घंटे की भी हो जाए क्लास ईवीएस की, है ना। चलो फिर ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 पेपर 2 ये सभी के लिए हेल्पफुल था आज का सेशन। कल मिलते हैं 3 बजे 3:30 बजे, मतलब दोपहर वाला सेशन भी होगा और शाम को तो मिलेंगे ही। बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना सोने से पहले, जाने